रात का समय था। हवा में ठंड और सन्नाटा दोनों घुले हुए थे। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना इलाका था, सुल्तानपुर, जहां अब कोई रात में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। उस जगह के पास एक बहुत पुराना पाक कब्रिस्तान बाग था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में किसी की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहानी शुरू होती है आदित्य और करण, सेज द कॉलेज के दोस्त, जो हॉरर वीडियोस बनाने का शौक रखते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रियल हॉन्टेड लोकेशन पर एक वीडियो शूट करेंगे, और उन्होंने चुना कब्रिस्तान के पास वाली हवेली। स्थानीय लोग मना करते रहे, पर आदित्य बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर होती भी तो आज देख लेंगे। रात के 12 बजे दोनों कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर लेकर निकले। रास्ता सुनसान था, कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में मिट्टी और सड़ांत की गंध थी। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे, धरती जैसे ठंडी पड़ने लगी। करण ने धीरे से कहा, आदि देखो वो पेड़, उस पर कुछ लटक रहा है। आदित्य ने टॉर्च फेंकी। एक पुरानी सफेद चादर थी जो हवा में झूल रही थी। वो दोनों हंसे, भूत नहीं, बस कपड़ा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डर चालू किया, उसमें एक धीमी आवाज आई, यहां कौन है? आदित्य ने सोचा शायद हवा का शोर है, पर करण के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आदि, ये आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अचानक पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ते में, बिना जूते के, और उसकी आंखें पूरी तरह लाल। वो बोला, रात में यहां कोई नहीं आता बेटा, लौट जाओ। आदित्य बोला, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया, मैं यहीं रहता हूं, कब्रिस्तान के पास। बात खत्म होते ही वो धुआं बनकर गायब हो गया। दोनों के होश उड़ गए। आदित्य ने कैमरा ऑन रखा और बोला, यह वीडियो असली है, कोई ट्रिक नहीं। लेकिन तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया और आसपास का तापमान इतना घट गया कि उनकी सांसें भी धुंध बनने लगीं। अब हवेली उनके सामने थी, टूटी दीवारें, आधे खुले दरवाजे और अंदर से आती किसी के चलने की आवाजें। दोनों ने धीरे से कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और उनमें से एक में वही बुजुर्ग दिख रहा था जो अभी अभी उनके सामने आया था। करण की रूह कांप गई। आदि, ये कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा, शायद कोई इत्तेफाक है। लेकिन अगले ही पल हवेली के अंदर की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। दरवाजे बंद हो गए और कमरे की दीवारों से हवा नहीं, फुसफुसाहटें निकलने लगीं। ये हमारी जगह है, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम भी यहीं रहोगे? आदित्य ने चिल्लाया, कौन है वहां? और जवाब में अचानक दरवाजा खुला। बाहर पूरा कब्रिस्तान दिखा, जहां हर कब्र से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। एक कब्र के पास किसी औरत की परछाई खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, बाल खुले हुए। उसने धीरे से कहा, मुझे आजाद करो, नहीं तो तुम भी यहां दफन हो जाओगे। करण ने आदित्य का हाथ पकड़ा, चलो यहां से। दोनों भागे, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाने लगे, कब्रों से कोई उनके पीछे पीछे चल रहा था। पैरों की आवाजें जमीन पर नहीं, हवा में गूंज रही थीं। अचानक करण जोर से गिर पड़ा। आदित्य ने पलट कर देखा, करण किसी अदृश्य हाथ से खींचा जा रहा था, सीधे उस पुराने पेड़ की तरफ जहां सफेद कपड़ा झूल रहा था। आदित्य ने पकड़ने की कोशिश की, पर करण की चीख के साथ सब कुछ सन्नाटा हो गया। आदित्य बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब वो उठा तो खुद को कब्रिस्तान के बाहर पाया। करण गायब था, कैमरा टूटा हुआ पड़ा था और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, वो अब हमारे साथ है। आदित्य गांव वालों के पास भागा, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बस एक बुजुर्ग बोला, बेटा, वो हवेली उस औरत की है जो 100 साल पहले यहां दफन हुई थी। जो भी उसके पास जाता है लौट कर नहीं आता। आदित्य की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। क्या करण जिंदा है, या वो भी उसी श्राप का हिस्सा बन गया?
सुबह का सूरज उग चुका था, पर आदित्य की आंखों में अब भी रात का अंधेरा बसा हुआ था। करण का कोई पता नहीं था, बस उसका कैमरा टूटा पड़ा था और खून के निशान हवेली के दरवाजे तक जाते थे। गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से भी डर रहे थे। आदित्य ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने कहा, बेटा, उस हवेली के पास जो गया वो कभी लौटा नहीं। पर आदित्य को करण की दोस्ती की कसम थी। वो जानता था, जो भी हो उसे ढूंढना ही होगा। शाम ढलते ही वो फिर लौटा, अकेला, एक कैमरे और एक रिकॉर्डर के साथ। इस बार उसने हवेली के आसपास ध्यान से देखा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उकेरे हों, और हर चिन्ह एक ही शब्द में लिखा था, रक्षा। वो सोच में पड़ गया, कौन है रक्षा? उसी वक्त रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ और धीमी आवाज आई, रक्षा को मत पुकारो। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डर फेंका और हवेली के अंदर गया। कमरा ठंडा और भारी था। दीवारों से धूल झर रही थी और पुराने फर्श पर किसी के चलने के निशान बने हुए थे। अचानक उसकी नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक औरत थी, सफेद साड़ी में, आंखों में अजीब चमक। पीछे लिखा था, रक्षा, हवेली की मालकिन, 1901, 1923। आदित्य ने धीरे से बुदबुदाया, तो ये वही है। जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, हवा का झोंका चला और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में मोमबत्ती अपने आप जल उठी और एक ठंडी आवाज आई, तुम क्यों लौट आए? आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैं अपने दोस्त करण को ढूंढने आया हूं। अचानक हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं और एक फीकी रोशनी के बीच वही औरत सामने आई। सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा सफेद जैसे राख, लेकिन आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो बोली, करण अब मेरा है, जैसे बाकी सब। आदित्य चिल्लाया, क्यों? तुमने क्या किया उसके साथ? वो औरत पास आई, उसके कान में फुसफुसाई, क्योंकि वो भी झूठा था, जैसे बाकी सब। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं रक्षा, इस हवेली की मालकिन थी। 100 साल पहले मेरे पति मोहन ने मुझसे धोखा किया। वो मेरी नौकरानी से प्यार करने लगा था। जब मुझे पता चला तो मैंने दोनों को उसी पेड़ से बांधकर मार डाला, जो अब भी हवेली के सामने खड़ा है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे शाप दिया कि मैं सदा इस हवेली में कैद रहूंगी और जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा मेरा साथ देगी। आदित्य की रूह कांप उठी। तो करण? रक्षा बोली, उसने मेरा नाम लिया था, इसलिए वो अब मेरा हिस्सा बन गया है। कमरे में अचानक हल्की रोशनी हुई और दीवार पर करण की परछाई दिखी। वो चिल्ला रहा था, आदि, भाग जा, वो झूठ बोल रही है। आदित्य पीछे हटा, पर रक्षा ने जोर से चीख लगाई, कोई नहीं भाग सकता। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, पूरा कमरा हिलने लगा, फर्श फट गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। वो धुआं मानो कई हाथों में बदल गया, जो आदित्य की ओर बढ़ रहे थे। आदित्य ने कैमरा उठाया और कमरे के बाहर भागा, लेकिन गलियारा अब खत्म नहीं हो रहा था। वो भागता गया, पर हर बार वही दरवाजा, वही मोड़, वही दीवार सामने आती रही, जैसे हवेली उसे निगल रही हो। तभी अचानक एक पुराना दर्पण दिखा। उसमें उसने खुद को देखा, पर उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। वो बोला, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। आदित्य ने जोर से दर्पण पर मुक्का मारा। कांच टूटा और उसी पल हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, हवेली के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर पड़ा था आदित्य का कैमरा। जब किसी ने उसे चलाया तो आखिरी फ्रेम में दिखा आदित्य, करण और पीछे वही औरत रक्षा मुस्कुरा रही थी, और दीवार पर लिखा था, अब हवेली के पास मत आना, हम तीनों यहां रहते हैं। उस दिन के बाद से जो भी रात में कब्रिस्तान के पास से गुजरता है,
उसे हवेली की खिड़की से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, धीरे, ठंडी और सिहरन भरी।